जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर रहे हैं इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में आते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, किस शिलालेखों पर धम्म के नियमों का वर्णन है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है गौड़ चट्टानी शिलालेखों, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख चट्टानी शिलालेखों, ऑप्शन नंबर सी है कलिंग चट्टानी शिलालेखों, ऑप्शन नंबर डी है भाबरू बैरत चट्टानी शिलालेखों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रमुख चट्टानी शिलालेखों का लेखों पर धम्म के नियमों का वर्णन है। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के बारे में सही है? तो दोस्तों, इसका कथन नंबर एक है लोथल की खोज आरंभिक हड़प्पा चरण में हुई थी। और दूसरा कथन है लोथल बड़े पैमाने पर ईंट की दीवारों से घिरा हुआ था। और दोस्तों, तीसरा कथन है लोथल मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना रहा। और दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। लोथल की खोज आरंभिक हड़प्पा चरण में हुई थी, यह भी सही है। और दोस्तों, दूसरा कथन लोथल बड़े पैमाने पर ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था, यह भी सही है। ये दोनों सही कथन हैं। और दोस्तों, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक में उतार लें। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, फगनाह किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है डी घोटक चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फगना आया था। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी एग्जामों में आ जाते हैं, इन्हें अपने नोट में नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जामों में अधिकतर पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त गुप्त शासकों का सबसे पहला ऐसा शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के दोस्तों कुमारगुप्त ने चलाए थे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी है कुमारगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त को। और दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। और दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और दोस्तों, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया था जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार होता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संधि
राखा, संधि विग्राखा एक पद था, उसे समुद्रगुप्त द्वारा नियुक्त किया गया था। यह शांति और युद्ध के जिम्मेदार हुआ करता था। संधि विग्राखा यह शांति और युद्ध का जिम्मेदार होता था। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है उदयन, ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें और यह आपके एग्जाम में आता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर 322 ईस्वा पूर्व पाटलिपुत्र की गद्दी पर कब्जा किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, कलशों का उपयोग मृतकों के अंत्येष्टि के लिए ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों और इसका ऑप्शन नंबर बी है, ग्रामीण समुदायों का जीवन गहनी गतिहीन था। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों सही। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों सही कथन हैं। और दोस्तों यह नवपाषाण युग की जीवन शैली के बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं। कलश का उपयोग मृतकों के अंत्येष्टि के लिए ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों इसका दूसरा कथन यह भी सही है, ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। तो दोस्तों यह दोनों कथन सही हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असंकों की राजधानी थी? यानी असंकों की राजधानी बतानी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए यानी पोतना या पोटाली या पोदान, यह असंकों की राजधानी थी। और दोस्तों यह वर्तमान में आधुनिक में महाराष्ट्र है, यह महाराष्ट्र है आधुनिक में। असंकों की राजधानी जो थी वह आधुनिक में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है घोतोकच गुप्त, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हड़प्पा संस्कृतियों के पतन के संभावी सिद्धांत हैं। तो दोस्तों ये तीनों इसके संभावी सिद्धांत हैं। ये हैं दोस्तों, पहला है बाढ़ की पुनरावृत्ति और विचित्र जलवायु के कारण नदियों का सूखना। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बेहतर युद्ध कौशल
और हथियारों के साथ आर्यों द्वारा आक्रमण। दोस्तों यह तीनों ही कथन सत्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यता से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दें। तो दोस्तों पहला कथन है, पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख देवता पशुपति और देवी माँ थीं, जिनकी मूर्तियों में पूजा की जाती थी। और दोस्तों दूसरा कथन है, प्राकृतिक पूजा हड़प्पा में प्रमुख थी। और दोस्तों अब यह बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल कथन 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल कथन 2, ऑप्शन नंबर सी है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा कर बिक्री कर और खरीद कर से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलिपित या उपकलिपित। यह बिक्री कर और खरीद कर के से संबंधित है। तो दोस्तों यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विषम जोड़ों को खोजिए। तो दोस्तों विषम जोड़े खोजने हैं। इसका पहला ऑप्शन है, रज्जु भूमि की माप के लिए कर। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, सार्वरिष्ट मजदूर कर। ऑप्शन नंबर सी है, बेडक भोग सिंचाई कर। ऑप्शन नंबर डी है, उपारनिक पुलिस कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सही विषम जोड़ा है। और ये दोस्तों ये तीनों सही जोड़े हैं, यानी ऊपर निक कर पुलिस कर के लिए नहीं है, यानी यह ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, गणित के प्राचीन भारतीय योगदान से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दें। तो दोस्तों इसका पहला कथन है, भारत के 3 महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो दोस्तों यह योगदान बताए हैं संकेतन प्रणाली, और दूसरा बताया है दशमलव प्रणाली, और तीसरा बताया है शून्य का उपयोग। और दोस्तों दूसरा कथन है, रेखा गणित का ज्ञान 5वीं सदी ईसा पूर्व के सुलभ सूत्र को रेखांकित करता है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति की उत्पत्ति की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इसके ऑप्शन है सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक कथन, ऑप्शन नंबर बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। यह दोनों भारतीयों की देन है, गणित के लिए भारतीयों की ये दोनों कथन देन हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में अशोक के शिलालेखों की ब्रह्मलिपि की को खोजा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स प्रिंसेप्स ने अशोक शिलालेखों की ब्रह्मलिपि को खोजा था। और दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर पूछ लिया जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, और या फिर यह पूछ लिया जाता है अशोक के शिलालेखों की ब्रह्मलिपि की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, जैन और बौद्धों से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सही है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है, जैन और
बौद्ध दोनों मूल रूप से उपनिषदों के विचारों के लिए गए हैं और दोनों में आर्य संस्कृति एक आम पृष्ठभूमि थी। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है दोनों समय की प्रचलित निराशावादी भावना के उत्पादों थे। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है केवल ऑप्शन ए सही है और चौथा ऑप्शन है दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। जैन और बौद्धों के तथ्यों के खिलाफ यह दोनों सही हैं। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी एग्जामों में अधिकतर पूछ लिया जाता है। जैसे शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग यह शुंग वंश का संस्थापक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी एग्जामों में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।